स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में अब जरा हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। एक बार फिर आप कहेंगे अचानक इतने दिनों के बाद फिर हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी ने सारा झगड़ा अपनी पार्टी का जो था सब सुलटा लिया था। कई बार क्या होता है कि कहीं कोई आग लगी हो, आप आग बुझा देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चिंगारी जो है अंदर राख के नीचे कहीं दबी सुलगी रह जाती है, और उसको मौका मिलते ही एक बार फिर से वो लपट बन जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में कहीं वो तो नहीं हो रहा है। विक्रमादित्य सिंह नाराज हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें भावुक भी हुए, कहा बहुत अपमान झेला है, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पार्टी ने सीनियर लोग दौड़ाए, सबने जाकर के बात की। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी नाराजगी खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद बागी विधायकों से मुलाकात करने चले गए। वो 6 बागी विधायक जिन्होंने उनके राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया था पार्टी के। सेंटर ने क्या किया? सेंटर ने उन 6 लोगों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी कि इनके साथ सब लोग जो है सीआरपीएफ के लोग चलेंगे, क्योंकि इनको हिमाचल प्रदेश में जाने में डर लग रहा था। अब ये सब हो रहा है, इसके बीच खबर ये आती है कि विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई। हम सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश में बड़ी सक्रिय है अपनी पार्टी की तरफ से। अब आखिर ऐसी कौन सी नाराजगी है जो अभी तक दूर नहीं हुई, और क्या कांग्रेस पार्टी का झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ और सरकार पर से संकट नहीं टला है? पूरी खबर के लिए विजय लक्ष्मी की से बात करते हैं। हमारी सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विजय, बताइए क्या खबर है? देखिए, खबर यह है कि सौरभ, कल देर रात विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई। विक्रमादित्य ने प्रियंका गांधी वाड्रा को 2 टूक शब्दों में कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन उनको कोई भी ऐसा आश्वासन कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाएगा, वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से नहीं मिली। अब जो जानकारी मिल रही है कि विक्रमादित्य सिंह अब सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट उन्होंने मांगा है। अब ये समझना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में सुखविंदर सिंह सुक्खू जरूर आपको विन विन सिचुएशन में नजर आते हैं सौरभ, लेकिन वीरभद्र सिंह जी का जो परिवार है, उनकी बीवी प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं वहां हिमाचल प्रदेश में, इस खेमे को कुछ नहीं मिला। उल्टा इस खेमे के 6 विधायक जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी इनका जो खेमा था उसकी वो जो है वो कमजोर हो गया। जहां तक बात है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की, तो जब खेमा विधानसभा के फ्लोर पर कमजोर हो जाएगा तो नेता अपने आप कमजोर हो जाएगा। इसलिए अब विक्रमादित्य सिंह कोशिश कर रहे हैं कि ये, क्योंकि अभी चीजें चल रही हैं, मैटर चल रहा है और असंतुष्टों की संख्या अभी भी कांग्रेस में बरकरार है, इसीलिए विक्रमादित्य सिंह अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो नेतृत्व परिवर्तन की बात उनका खेमा कर रहा था, उस नेतृत्व परिवर्तन को करवा लिया जाए और सीनियर लीडरशिप पर इस बात का लगातार जो है दबाव बनाया जाए, उन्हें बताया जाए। पहले दिन से सवाल लोग पूछ रहे हैं, विजय लक्ष्मी आप ही इसका जवाब दीजिए कि क्या विक्रमादित्य ज्योतिरादित्य बनेंगे? देखिए, अब इस तरह की खबरें तो हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। कल रात भी ऐसा सूत्रों से खबर आई कि बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ नेता से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह के पास क्या वो आंकड़ा है? क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें तो वहां पर 28 का आंकड़ा बीजेपी के पास है, 25 + 3 निर्दलीय, कांग्रेस पार्टी के पास 32 है। तो उस आंकड़े को 28 बनाने के लिए कम से कम 8 और एमएलएस चाहिए, तभी किसी तरह की कोई सिचुएशन वहां बदल सकती है। लेकिन टच में विक्रमादित्य सिंह, इस तरह की खबरें हैं कि बीजेपी के बने हुए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे और क्या उनके पास उतना समर्थन है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाए हिमाचल प्रदेश में? ऐसा नंबर उनके पास है। सारा गेम मुझे लगता है उसी पर टिका होगा। अगर विक्रमादित्य के पास वो समर्थन होगा तो जो आपने कहा ना कि चिंगारी है वो कभी भी आग में बदल सकती है, लेकिन काफी सारे प्रो कॉन्स हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो हर 5 साल में सरकार बदल देता है। इसलिए वहां पर हर सीट में बीजेपी के पास भी मजबूत कैंडिडेट हैं जो हर 5 साल बाद कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा देते हैं। इसलिए जो तमाम कैंडिडेट हैं। जी विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विजय, आपका समय थोड़ा कम है, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश की कहानी अभी बाकी है? नहीं, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई जिसको कहें कि हम लोग कयास लगाएं, इसकी गुंजाइश नहीं है। वहां कहानी बाकी है। वहां जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं दिखता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि विक्रमादित्य और उनकी माताजी, उनको लग रहा है कि ये सब कुछ गांधी परिवार कर रहा है। असली संकट समझिए, अगर उससे नीचे का मामला होता तो अब तक ये सुलझ गया होता। इस तरह से जिसको कहते हैं ना कि जल्दबाजी में 6 लोगों को पार्टी से, उसके विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य नहीं करना पड़ता, पार्टी से निकालना नहीं पड़ता, धमकियां नहीं देनी पड़ती। ये सीधे सीधे मसला गांधी परिवार बनाम वीरभद्र परिवार
परिवार है, अब वहां जाकर कहीं सुलझ पाएगा? क्योंकि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस वक्त भी बहुत साफ दिख रहा था कि गांधी परिवार नहीं चाहता, और गांधी परिवार क्या, विशेष करके प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी, वो सुक्खू को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, जबकि विधायक उस वक्त भी उनके पास नहीं थे। और आप इसको समझिए, भले लोग कहते हैं कभी कभी बड़ी लड़ाई में छोटे छोटी बलि चढ़ा दी जाती है, लेकिन वो 6 विधायक जो विक्रमादित्य के साथ थे, आज उनको अयोग्य अगर ठहरा दिया गया है तो विक्रमादित्य की आगे की राजनीति के लिए वो मुश्किल है। वो रास्ता तलाश रहे हैं, एक ठीक ग्राउंड होगा और आपको नई खबर वहां से देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो हिमाचल में इस कहानी के अगले ट्विस्ट का कीजिए इंतजार। अब बढ़ते हैं बंगाल पर। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी अब नाराजगी जो है लोगों की एक के बाद एक आने शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताता हूं इसमें जो ताजा उदाहरण है किनका, ये सीनियर लीडर है टीएमसी के और ये विधायक भी थे, तपस रॉय। और तपस रॉय ने दे दिया है इस्तीफा, और इस्तीफे की वजह बनी है संदेश खाली। संदेश खाली की वजह से ममता बनर्जी के सीनियर विधायक ने इस्तीफा दिया। अब आगे सुनिए, इनको मनाने की जिम्मेदारी दी गई एक व्यक्ति को जो है कुणाल घोष। ये सांसद है, वो कुणाल घोष जो खुद नाराज है। और कुणाल घोष ने यह कहा था अभी थोड़े दिनों पहले कि मैं अपनी पार्टी के सभी पदों से मुक्त होता हूं, अब मैं किसी पद पर नहीं रहना चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। इनको अभिषेक बनर्जी गुट का माना जाता है, यानी यंग ब्रिगेड का हिस्सा माना जाता है। अब इनको भेजा था मनाने के लिए तपस रॉय को अभिषेक बनर्जी ने। ये गए तो थे मनाने, लेकिन उल्टा नोटिस लेकर के आ गए। ममता बनर्जी ने इनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया कि ये सब कार्रवाई आप किसके कहने पर कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं तपस रॉय क्या कहकर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। और ये जो कहानी चली है इसमें कहीं एक बार फिर बुआ भतीजे की लड़ाई ही तो नहीं है जिसमें बलि के बकरे ये सब लोग बन रहे हैं। सुनिए तपस रॉय को। तो संदेश काली का जो इंसिडेंट, उसके बाद हम सोचा कि रहना नहीं चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। और आज 52 डेज मेरा घर पे ईडी भेजा गया था और उसमें पार्टी का कोई इन्वॉल्व था, और इस बारे में शायद जानकारी था या मालूमात, पार्टी का कोई भी लीडर मेरा साथ, मेरा परिवार के साथ जोगाजोग नहीं किए हैं, हमें बुलाए भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे ईडी लगा दी, इसके पीछे भी मेरी पार्टी के लोग थे और मेरी पार्टी का कोई नेता मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, इसलिए अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपनी पार्टी से। मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, ये झगड़ा है क्या? बताइए, इनको मनाने के लिए जिस आदमी को भेजा उसी को शो कॉज नोटिस दे दिया? देखिए सौरभ, जो हमको पता लग रहा है उसके मुताबिक पार्टी में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है टीएमसी में, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के गैंग में। अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से सीनियर लीडर्स को जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन ममता ने अगर एक बार नाराज़गी बना ली कि अगर पार्टी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है या कुछ इस तरीके की हरकत करी है जो पार्टी के खिलाफ जा रहा है, उसको नोटिस मिलना ही मिलना है, फिर चाहे कुछ भी हो। और यही उदाहरण देखने को मिला है। आप देखिए, कुणाल घोष को भेजा गया था चूंकि वो अभिषेक बनर्जी के खास हैं, और जो तापस रॉय हैं जो इस्तीफा दे रहे थे, उनकी सुदीप बंदोपाध्याय जो कि ममता बनर्जी के बहुत खास हैं, वो सांसद हैं, उनसे खटपट है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही पार्टी में बहुत दिनों से टसल चल रहा था। उनको मनाने के लिए गए तो कुणाल घोष को शो कॉज नोटिस भेज दिया। तापस रॉय नाराज थे और उसके बाद फिर गए विधानसभा के अंदर, उन्होंने विधायकी और पार्टी दोनों से ही इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस झगड़े को लेकर टीएमसी में कोई कुछ कहने को तो तैयार नहीं है, लेकिन सियासी गलियारे में पश्चिम बंगाल में ये चर्चा शुरू हुई है कि दीदी और भाईपों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को उठाना पड़ रहा है और पार्टी के नेताओं के ऊपर गाज गिर रही है, खासतौर पे वो लोग जो ममता बनर्जी के खास हैं और जो अभिषेक बनर्जी के खास हैं। आपस में झगड़ा जरूर शुरू हो गया है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा मनीष ने भी बताया ना आपको कि दीदी और भाईपो मतलब भतीजा बंगाली के अंदर, दीदी और भाईपो के बीच में सब ठीक नहीं है। समीर जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर रैलियां कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वहां जो संगठन मजबूत हो रहा है, और ममता बनर्जी के पास जो खबर जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल के अंदर 2019 में जो 18 सीटें जीते थे उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के अंदर जा रही है। उसके बाद से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की कई मुद्दों को लेकर आपस में टसन हो रही है। मुझे लग रहा है ये दोनों ओल्ड गार्ड और यंग गार्ड के बीच का जो झगड़ा है, जिसके अंदर अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि ममता बनर्जी अब बंगाल का जो संगठन है वो उनके हवाले करे, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो उनके हिसाब से किया जाए, उनकी भूमिका होना चाहिए। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को भी पूरा अधिकार देना नहीं चाहती और चाहती है कि जो लोकसभा चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, पार्टी का संगठन पूरा ममता बनर्जी के हिसाब से चले। यह दोनों के बीच में
झगड़ा है। और मुझे लग रहा है इस झगड़े के अलावा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ रही है, जो खबर आ रही है कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, और संदेश खाली की घटना के बाद जिस तरीके से टीएमसी के अंदर एक टेंशन है कि अब लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद के साथ देख रहे हैं, और तपन घोष जैसे लोग और बाकी लोग इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में ज्वाइन करेंगे, और अभी कुछ और बड़े नेता टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, आइए अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी दो खबरें मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की है पार्टी के चंदे के लिए, और इस ड्राइव का नाम है डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसे ही क्राउड सोर्सिंग के जरिए चंदा इकट्ठा करने के प्रयास किए थे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने गाज गिराई और उसके बाद सब लोगों ने, विपक्ष ने ये कहा कि ये तो सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इनको किसने चंदा दिया बताओ, तो आखिर अगर ये बात सच है तो इस भारतीय जनता पार्टी को लोगों से चंदा क्यों लेना पड़ रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, कांग्रेस पार्टी ने जब ये ड्राइव शुरू की थी तो उनमें उनके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक होड़ लगी कि हम कैसे आगे से आगे बढ़ चढ़कर चंदा देंगे, लाखों रुपए में किसी ने चंदा दिया। लेकिन बीजेपी के अंदर जो सबसे बड़े चंदे की रकम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, और वो थी 2000 रुपया। प्रधानमंत्री ने खुद 2000 रुपया ही दिया, अमित शाह ने 1000 रुपया दिया। अब मोदी अगर 2000 रुपये दे रहे हैं तो वहीं सीलिंग लग गई। अब कोई उससे ऊपर बढ़ के नहीं अपेक्षा कर रहा है कि दीजिए, अपेक्षा ये की जा रही है कि इससे छोटी रकम जितनी ज्यादा हो सकती है उतने लोग जो है वो पार्टी के खाते में जमा करवाएं। तो इस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। मुझे लगता है रागी साहब के फोन में भी मैसेज आया क्या चंदे के लिए? नहीं आया था, वाकई आया था। मेरी सच्ची बात है कि बीजेपी चंदा क्यों जुटा रही है? नहीं, मैं सुबह उठा तो पहला जो ट्वीट देखा वो जेपी नड्डा जी का था, और वो उन्होंने डोनेशन के साथ जो चेक दिया था वो मैंने देखा। तो देखिए, जब पार्टी बड़ी होती है, आपको याद होगा जब राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ था तो 1 रुपया दे दे भैया राम शिला के नाम का, ऐसा कुछ एक आया था। तो वो होता है कि आप कम पैसे से आप ये पैसा इकट्ठा करने का माध्यम नहीं है, ये देश की जनता से जुड़ने का माध्यम बन गया है। अब आपने ठीक कहा, सीलिंग लग गई है 2000 की, तो ये इसमें ये भी बताया गया है कि भाई हमको चंदा कम कम लेकर के जितना से जितना परिवारों तक हम जा सकें, और वो परिवार जब पैसा देते हैं तो एक ढंग से पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते हैं, हिस्सा बन जाते हैं उसका। और कोई ऐसे चंदा नहीं देता है, इसमें दबाव नहीं है। 1 लाख से ज्यादा, 6 लाख से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा वो आदमी दबाव में देता है। एक टिप्पणी और मैं करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं उनको की अवमानना नहीं करना चाहता और करना भी नहीं है, मुझे पूरा सम्मान के साथ कर रहा हूँ। इस देश में ब्लैक मनी का कल्चर था, पार्टियां, मुझे याद आता है एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अखबार था, उसने 90s में पूरी रिपोर्ट छापी थी जिसमें किस पार्टी को कितना चंदा कहाँ से आया था। जब उस समय सत्ता की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी को ही ज्यादा लोग डोनेशन करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी को लोग डोनेशन करते हैं क्योंकि सत्ता में ये होता है और पूरी दुनिया में होता है, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी का एक माध्यम था, इससे बेहतर माध्यम सुझाव देती सुप्रीम कोर्ट तो ज्यादा ये बहुत लोग कह रहे हैं कि फिर आप बताते कि और क्या कर सकते हैं। आप बता देते ना कि क्या करना है। आप अपने यहाँ कॉलेजियम में आरटीआई नहीं लेने देते हैं, बाकी जगह आप सारी बिल्कुल एक लाइन जरूरी लाइन है। प्रधानमंत्री 2000 रुपए दे रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पूरे महीने की सैलरी गई, 1 महीने की तनख्वाह। ये ध्यान में आपको रहे, बस इसी से फर्क समझ में आ जाएगा उस डोनेशन कैंपेन का और इस डोनेशन कैंपेन।